अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें तो एक बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं। ये किसने कहा और ये बात क्यों अहम है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में एक ह्यूमन मिल्क बैंक बना, जिसमें नौज़ायदा बच्चों के लिए उनको माँ का दूध फ्राहम करना उसका मकसद था। और वो बैंक जो है वो बंद कर दिया गया है या अभी उस पर काम रोक दिया गया है, क्योंकि उस पर को मजहबी लोगों ने एतराज़ उठाया है। और तीसरा इशू जो है वो बाबर आज़म के हवाले से है कि बाबर आज़म के बारे में कोई इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने कोई ऑडी गाड़ी ख़रीदी है। और वो किस तरह ख़रीद सकते हैं कि तासर ये दिया गया है कि जैसे वो उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, कोई मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो मैं आज आपसे बात करूंगा और बल्कि इस बुनियाद पे हम अंदाज़ा लगाएंगे, हम बताएंगे कि बाबर आज़म कितने को पैसे बना रहा है और उसमें जो वो गाड़ी ख़रीद सकता है या नहीं ख़रीद सकता। तो ये तीन इश्यूज़ हैं। तो नाजरीन, मैं शुरू करता हूँ। जो एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी है, इस पर बात की है हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छे तजिया नगार हैं, सुहेल वड़ाइच साहब। तो उन्होंने कल शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास 9 मई के मामले में कोई इख्तियार नहीं है। मतलब यह है कि जो आर्मी इंस्टॉलेशन पर टारगेट हुआ, जो टारगेट किया गया था, उस पे मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि वो उस पर कोई बातचीत कर सके। ये बात फ़ौज और इमरान खान के दरमियान है। फ़ौज ही माफ़ कर सकती है, फ़ौज ही इस पर बात भी कर सकती है। तो ये उनका एक मेन जिस्ट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के फ़ौज से मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं, डील होंगे। मुज़ाकरात तो होते हैं कि कोई गिव एंड टेक, डील जो है यानी कि डील भी हर यही होती है। मुज़ाकरात भी अल्टीमेटली अब इनको किस अंदाज में बयान किया जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुल्क जो है वो डील से नहीं चलते, वो मुज़ाकरात और मुसालहत से ठीक होते हैं। अब सवाल ये है कि इस पर आपको याद होगा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस हवाले से, जब को बातें आ रही थी जी कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है, तो मैं आपको कह रहा था कि मेरे पास कोई ख़बर नहीं है। लेकिन मुझे मेरी जो कैलकुलेशन है या जो मैं जायचा बनाता हूँ उसमें ये डील मुझे नज़र नहीं आती कि एक अदारा जो कि पावरफुल हो, या आप ये समझें कि अगर जवाल पजीर भी अगर हम उनको कह सकें, तो वो अपनी रेट को इस्टेब्लिश करने की आखिरी दम तक कोशिश करेगा। इमरान खान के साथ इमरान खान को माफ़ी देना और ऐसे मौके पर, और वो इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशन पर देना, ये इस्टेब्लिशमेंट की अपनी शिकस्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौन सी बात दुरुस्त है या कौन सी गलत है, मैं आपको एक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। कल मैं हुसैन हक्कानी साहब का भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फ़ौज को हर लिहाज से मजबूत किया है। और वो किस अंदाज में किया है? पहले फ़ौज के कंधों पर बैठ कर आए और जिस अंदाज में जिस जिस एक सेक्टर में फ़ौज की मुदाखलत नहीं थी, वो भी उनको भी उस में मुदाखलत पर मजबूर किया या उनको शह दी या उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि अभी भी जिस अंदाज में वो फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी पॉलिसी के जिसका कोई सर और पाँव ना हो। जब आप इस अंदाज में लड़ते हैं तो आपका मुखालिफ ही ताकतवर होता है, आप ताकतवर नहीं होते। ये हो सकता है कि आप उसको चार बल्ले मारें, उसका कुछ सर फोड़ दें, लेकिन जब तक उसमें दम हम है वो आपको भी घर पहुँचा कर आएगा। और जब वो आपको घर पहुँचा कर आएगा तो इसका मतलब है कि आपने साबित किया था, क्वालिफाई किया था कि आप बड़े पावरफुल प्लेयर हैं। तो अगर आपको घर पहुँचा दिया तो फिर दूसरे जो हैं वो भी घर ही बैठेंगे, बल्कि आप एक इबरत की मिसाल बनेंगे। तो उस इस तनाज़र में भी अगर देखा जाए तो फ़ौज को ताकतवर करने की ही कोशिश की गई है। फ़ौज को जिस अंदाज में पीटीआई वाले फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं, इससे कोई खैर का पहलू नहीं निकल सकता, शर का पहलू निकल सकता है। ये एक लड़ाई है कि जिसकी कोई ऐसी कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ ये है कि मुझे चांस क्यों नहीं दे रहे या मेरे साथ आप डील करें, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। एक लड़ाई होती है कि आप कहते हैं जी कि भाई आपने सियासत से निकलना है, हमें जो सियासतदान जो हैं उनको फ़ैसले करने चाहिए, आपको नहीं करने चाहिए। और उसका ये मतलब नहीं होता कि जिधर आपकी ज़रूरत पड़ेगी कोई धांधली करने की या अपने मुखालफिन को दबाने की तो उस टाइम मैं आपको इन्वॉल्व करूँगा। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है, यानी कि ये कोई बालादस्ती का अंदाज़ नहीं है। उसमें यह है कि फ़ौज के सियासी मामलात में जब आप अपने मुखालफिन के साथ भी
एक मैदान में उतरते हैं तो फिर ये नहीं कि आप कहें कि फ़ौज को कि इसको ज़रा इसकी बाजू बांध दें या इसकी टांगें बांध दें ताकि मैं इसको मुक्के मार सकूं या इसको पंच मार सकूं। ऐसा नहीं होता, फिर आपको उनको सिर्फ उनके काम तक महदूद करना है। तो एनीवे यानी कि ये जो आज सुहेल वडाइच साहब ने भी बात की है, उन्होंने भी उसी पॉइंट को वैलिडेट किया है। फ़ौज इनको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी, और जिस अंदाज में पीटीआई वाले माफ़ी मांग रहे हैं कि आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे गालियां देंगे, ट्रेंड बनाएंगे, और उनका ख्याल है कि इस ख्याल से कि इस वजह से इस दबाव में आकर फ़ौज घर चली जाएगी और आखेगी कि खान साहब दसो की हुक्म है साढ़े पास से, तो वो कभी भी नहीं होगा। जहाँ तक फ़ौज को एक सियासी पावर की ज़रूरत है, वो जिस तरह भी है लूली लंगड़ी जो भी गवर्नमेंट है वो इससे वो अपना काम चला लेंगे, वो इमरान खान की तरफ नहीं आएंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय मौजूदा हुकूमत को स्ट्रांग करें, और इसको अगर वो कुछ स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान उनकी नज़र में वैसे ही इरेलीवेंट हो जाएंगे। जो ही अभी हम अगर कोई क्राइसिस से निकलते हैं, कोई मुआशी लिहाज से कोई बेहतरी आती है, तो इमरान खान का बयानिया उससे कमज़ोर होगा। ये बातें उस टाइम तक की हैं, और ये जो तासर दे रहे हैं जी कि चूँकि एक बेयकीनी की कैफियत है और इस वजह से कोई मुआशी इशारिये जो है वो भी ठीक नहीं हो रही, ये भी इनकी गलतफहमी है। ये जो अगर इस टाइम इमरान खान भी आ जाए वापस और कोई भी सारे जो हैं वो एक पेज पर हों, तो हमारी मईशत जो है ना उसको ट्रैक पर आते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। इससे इमरान खान के वापस आने से डॉलर को 150 पर नहीं आ जाना, ये बात ज़हन में रखिएगा। और ना ही महंगाई जो है उसमें कोई वो 1 डिजिट में आ जानी, ऐसा भी नहीं होना, ठीक है। तो लिहाजा ये इन्होंने गलत असर दिया, ऐसा नहीं है। उसको ठीक करने के लिए हुकूमत अपनी ज़रूर कोशिश करेगी, और जिस अंदाज से इमरान खान या उनकी पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो उनकी तरफ से इनकलाब होगा। इसका मतलब है कि आप तहत या तहता वाली बात है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि या आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। लेकिन मुज़ाकरा जो होते हैं, मुज़ाकरात में दोनों की जीत का कोई पहलू निकाला जाता है कि जिसमें ਤੁਹਾਡੀ भी दुकान चलती रहे और साड़ी भी दुकान चलती रहे। अगर ये है जी कि मैं दुकान चलानी है तो ਤੁਹਾਡੇ सारियां दी दुकाना बंद करनियां ने, तो फिर जिन जिन की दुकानें होती हैं ना, अंजमन ताजरान के सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उस दुकानदार के पीछे पड़ जाते हैं कि जो सबकी दुकान बंद करना चाहता है। और ये जो लोग कहते हैं ना जी वो चोर हैं, डाकू हैं, उनके खिलाफ पड़ा हुआ है, ये ज़रा अपने अपने लेवल पर सोचें। आप जिस भी बिज़नेस में अगर आपको कोई उधर इमरान खान जैसा बंदा मिल जाए तो आपकी क्या राय होगी? अभी तो आपको लग रहा है ना कि वो सियासत के हद तक है, सियासत के हद तक आप अपने आप लेवल पे जितना दुरुस्त समझते हैं, सारे सियासी भी लोग जो हैं वो भी उन्होंने भी कोई ना कोई अपने जवाब तराशे हुए हैं। तो लिहाजा ये जो इनका अंदाज़ है एक सोलो फ्लाइट का, उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट इनको नहीं चलने देगी। तो बात लंबी हो गई है, मैंने अभी और भी बातें करनी है, हम उस तरफ बढ़ते हैं। एक ह्यूमन मिल्क बैंक बना था और वो बंद हो गया है, और अभी यानी कि नज़र लग गई है उसकी कि कोई अभी इतने दिन भी नहीं हुए थे। एक नौज़ायदा किस्म का था, और ये नौज़ायदा बच्चों के लिए बना था। ऐसे बच्चे जो एक जिनकी प्री मेच्योर बर्थ होती है, जिनका वेट कम होता है, जिनको ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, माएँ उनको दूध नहीं पिला सकती, और उसके लिए ये एक ह्यूमन मिल्क बैंक बना था कि जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अगर उसके लिए वॉलंटियर करती हैं या इवन जो है फॉर सेल होता है, यानी कि वो मिल्क जो है वो देती हैं, उसके लिए ये एक सिंध हुकूमत ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के हवाले से एक अदारा है, तो उन्होंने ये कुछ सिस्टम शुरू किया था। ज़रा एक बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि ये पूरी दुनिया में और भी कई ममालिक में है। कोई ऑस्ट्रिया में कोई आज से कोई 115 साल पहले बना था, हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में एक से ज़्यादा जो है ना ह्यूमन मिल्क बैंक बने हुए हैं। और आप ये देखें कि बच्चों को जब दूध पिलाने के लिए, जब उनकी एक माएँ उनकी एक जो कमी पूरी नहीं कर सकती या जो उनकी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, तो हम बाज़ार से लाकर दूध दे रहे होते हैं, उसमें कभी किसी ने कीड़े नहीं निकाले। लेकिन इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ चाइल्ड हेल्थ को, कि उन्होंने पहले फतवा लिया दारुल उलूम से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं इनसे। इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ शराइत रख दी कि आपने अगर चलाना है तो इस अंदाज में चलाएं। फतवा उन्होंने इसलिए लिया था कि बाद में कोई मसला ना आ जाए। उन्होंने कहा कि ये कोशिश करें कि जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए मुसलमान औरतों का दूध हो। दूसरा ये है कि वो जो ये चीज़ वाज़े रहनी चाहिए कि किस औरत का दूध किस बच्चे को है, ताकि जो यानी कि मिक्सचर किस्म का ना आए। उन्होंने उस पर भी मान लिया। फिर उन्होंने कहा जी कि हाइजेनिक कंडीशंस ये होनी चाहिए, उन्होंने वो भी मान ली सारी चीज़ें।
फतवे वगैरह ले के तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर उस पर कोई और लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया जी कि वो किस तरह इंश्योर करेंगे कि वो मिक्स ना हो, और ये जी कि दूध जो है वो तो कोई अगर वो तो मुफ्त होना चाहिए, वो तो फ़ी सबीलिल्लाह होना चाहिए, इस तरह की बातें आई। उन्होंने अपना फतवा जो है को सस्पेंड कर दिया और ये मामला जो है आगे एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास चला गया। तो नाज़रीन, वैसे मुझे बाज़ औक़ात बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारे हर काम में जब ये लोग आते हैं तो बाज़ औक़ात जो एक दौरे हाज़िर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक इस्लाम की तशरीह करने से भी बाज़ औक़ात चैलेंजेस आ रहे होते हैं। इस पर मैं क्या बात करूं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर है कि हमारे कई काम जो हैं वो इन्हीं वजहों से, फ़तवों की वजह से चलते नहीं हैं, या अगर चल जाएँ तो रुक जाते हैं। इस पे आगे क्या हो सकता है? ये पहले ही मामला जो है इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल के पास आ जाना चाहिए था, या इस पर कोई एक बड़ा फ़ोरम बना दें और जिसमें सिर्फ उलमा ही ना हों, उसमें कोई जो हेल्थ के एक्सपर्ट हों, बाकी लोग भी हों, कोई लायर भी हों, जजेस भी हों रिटायर्ड, ताकि इस पर एक ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड ओपिनियन जो है वो डेवलप होनी चाहिए। और इस बैंक की बहुत अशद ज़रूरत है। अब यही देख लें कि कितने बच्चे हैं कि जो दूध ना मिलने की वजह से वो एक माल न्यूट्रिशन का या यानी कि और कई चैलेंजेस हैं, उनको इन्फेक्शन और कई मसाइल बन जाते हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। और पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं, वो बच्चे तब से शिकार हो रहे हैं, उस पर कोई फतवा नहीं आ रहा। फतवा आ रहा है तो इस पर आ रहा है कि जब उनका हल तलाश किया गया है। तो लेट्स सी, यानी कि आप देखते हैं, हमारे लिए भी सबक होगा कि हो सकता है कि हमें पता चले कि बहुत अच्छा हो गया है, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि कोई इसका कोई एक बेहतर पहलू निकल आए। तो नाज़रीन, ये हमारा दूसरा टॉपिक था और तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है बाबर आज़म। बाबर आज़म जो हमारे कप्तान हैं, और कप्तान पर आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और एक तो जो टीम के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर जो सीरीज़ में जिस अंदाज में हारे हैं उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं। अभी जो मुबशर लुकमान है, उन्होंने कौन पर बात की है जी कि उन्होंने कोई ई ट्रॉन ली है, ऑडी। मैं तो ये ऑडी गाड़ी का नाम लेते हुए भी जो है ना, मैं ज़रा हिचकिचाता हूँ कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैं ठीक कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। फिर ये है कि मैं तो एक देहाती इलाके का बैकग्राउंड का हूँ, तो उसमें जो है ना ऑड होते थे हमारे जो है ना, ये कोई खाना बदोश टाइप। तो उधर से ना मैंने कोई अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो ऑड उनको हम कहते थे, इसको ऑडी यानी कि जो है ना आगे निकी ये लगा लेनी है ना। अभी हमने कोई ऐसी कोई गाड़ी ली नहीं है, कोई ऐसा वैसे कम्प्लेक्स भी नहीं है कि अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। लेकिन मुबशर लुकमान ने बात किया, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो ई ट्रॉन है, ऑडी है, पहले उनके पास जहाज़ भी है, और अब जो है यानी कि वो बाबर आज़म पर उनकी तनकीद आई। उन्होंने कहा जी कि ई ट्रॉन किधर से ले ली, और उनके कोई जो सोर्सेज हैं, जिस तरह नजम सेठी साहब हैं, वो चिड़िया कहते हैं, इन्होंने कोई चुड़ैल रखी हुई है, यानी कि वो कहते हैं जी कि उन्हें कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं, यानी कि उनकी बातों से लगता है जी कि जैसे को बाबर जो है उसने कोई पैसे लिए हैं और उधर से ऑडी खरीदी है। अब यह है कि मैंने इस पर कोई जो क्रिकेट को जानते हैं लोग, जो नॉलेज रखते हैं, मैंने उनकी राय उस पर जानी कि क्या ये मुमकिन है कि ये जो इल्ज़ाम लगा है उसमें कुछ सदाकत हो। तो उन्होंने मुझे फिर आगे कोई इसकी एक जो है ना एक मैथ करने की क्या कहते हैं, कैलकुलेशन की, यानी कि हिसाब करके दिया। और उसमें जो चीज़ है, उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि बाबर जो है वो पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक तनख्वाह कितनी लेता है एज अ कैप्टन, वो लेता है 65 लाख, यानी कि 65 लाख उसकी महीने की तनख्वाह है। लेकिन ये तो वो तनख्वाह है जो कि रेगुलर चलती रहती है। इसके अलावा जब मैचेस होते हैं, कोई T20 हुए या जो कोई और मुख्तलिफ जो लीग्स हैं, उधर आपने पार्टिसिपेट किया, उधर से भी आप पैसे कमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी आपकी आमदन जो है वो करोड़ों में बन जाती है, यानी कि अगर सिर्फ मैचेस की हद तक देखा जाए कि कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं आए। बाबर का अगर आप 65 के हिसाब से लगा लें तो जो ये भी काफ़ी पैसे बन जाते हैं, को 5 करोड़ से तो ज़्यादा ही बन जाते हैं। मैं आपके सामने कैलकुलेशन उसकी ज़रबें लगाना क्या शुरू करूं। और ये जो है कोई मेरे ख्याल मैंने कोई ज़रब लगाई भी है, कोई 7 करोड़ से ऊपर ही पैसे बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कोई टेस्ट मैचेस हैं या T20 है, वनडे हैं, उधर से भी उनको पैसे तो आ जाते हैं और वो भी करोड़ों में बन जाते हैं। फिर जो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो ये जो मुख्तलिफ इश्तिहारों में आते हैं
और उसमें भी करोड़ों रुपए लेते हैं। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं करोड़ तो थले आ ही नहीं रहा, कोई गल और कर ही नहीं आया। उसकी आगे उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने बताया कि एक हाउसिंग सोसाइटी है और उन्हें चाहिए था, वो चाह रहे थे कि बाबर को अपने इश्तिहार में बुलाएं। और यानी कि वो उसको उसमें उन्होंने कहा, जब बात की तो बाबर के आगे मैनेजर ने कहा, उसने कहा जी कि 30 सेकंड के अगर उसमें वॉइस नहीं होगी, सिर्फ बाबर की शक्ल होगी या कोई दान शान कर रहा होगा थोड़ा बहुत, 30 सेकंड के 4.5 करोड़ रुपया लेंगे। ठीक है, 30 सेकंड के 4.5 करोड़ रुपया। ये एक बंदा जो कि एक बुकिंग में इन्वॉल्व था, यानी कि यही है कि बुकिंग का मतलब वो कोई कमीशन एजेंट नहीं था, यही है कि दो लोगों के दरमियान कोई वो कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश कर रहा था। जो बताने वाले हैं उनका अपना भी एक क्रिकेट के साथ एक कोई ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा जी कि जो आगे जिसको बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने अपने उसको ऐड में कास्ट करना, उन्होंने कहा यार को पैसे कटवा ही दो। उसने कहा जी कि कितने को कम कर लेगा, यानी कि अगर मैं को कोशिश करूँगा 50 लाख आपको छोड़ देगा, फिर भी कोई 4 करोड़ तो बनेगा, आप बताएंगे 4 करोड़ आप दे लेंगे। खैर उन्होंने तो आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर आजकल आप देखें बाबर को कमर्शियल में तो 3-4 कमर्शियल में आ रहा है जिधर उसकी वॉइस भी आ रही होती है, तो उसके एक्शन भी आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिधर 30 सेकंड के 4.5 करोड़ ले रहा है तो इन कमर्शियल का तो रेट भी ज़्यादा होगा। तो अब जो है उसके अलावा जो मुख्तलिफ इंडोर्समेंट्स होती हैं कपड़ों की, बैट्स की, उसके भी पैसे आते हैं। और बल्कि वो सेलिब्रिटी भी हैं हमारे जैसे, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं इनको तो लोग रोटी पे ही जो है टाल देंगे ने ठीक है। तो ये वाले जो हैं ये तो भाई पैसे लेकर जाते हैं, और ये है कि जिस टेबल पर उन्होंने बैठना है तो उस टेबल पर क्या रेट होगा, या जिसने बाबर के साथ थोड़ी देर बात करनी है, कोई एक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ समझनी है, तो उसके साथ जो है यानी कि उसको कितने मिलेंगे। और फिर आपको पता है कि ये मुख्तलिफ फंक्शंस में भी जाते हैं, उधर इन्हों की जी ना मूव भाई वो पैसे होंगे ने। बल्कि मुझे याद है कि कोई एक पाकिस्तानी एक बिज़नेस फैमिली है, तो उनकी कोई शादी थी दुबई में, और उधर उनकी शादी में कोई आध घंटा के लिए शाहरुख आया, और शाहरुख ने, और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से को 8-10 साल पहले की बात, तो उस टाइम उसने आधा घंटे के लिए 6 करोड़ रुपया चार्ज किया था। ठीक है, तो बाबर जो है चले शाहरुख नहीं है, लेकिन आजकल तो उसकी अपनी डिमांड तो है ना, अभी तो ऐसी बात भी नहीं है। और जो अब यह है कि मुबशर लुकमान, क्या वो बाबर इस पर केस कर सकता है, यानी ये एक दूसरा पॉइंट है कि बाबर क्या वो कह रहा है जी कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये भी मुश्किल काम है। अब आप सवाल करेंगे कि मुश्किल काम क्यों है, कि वो एक उस पर कोई बंदा झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। एक तो मैंने पहले तो आपको ये बताई कि बाबर के लिए ऑडी ख़रीदना, ई ट्रॉन ख़रीदना कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये ज़रूर बात है कि बाबर जो है वो एक बड़ी एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है, लेकिन जब से क्रिकेटर बना है, या अब तो वो एक लाहौर के अंदरून इलाके से, अब तो वो DHA में रहता है, और सिर्फ DHA में नहीं रहता, पता नहीं किस किस लोगों के दिलों में रहता है। कई जगहों पे उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कई जगहों पे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो उसके लिए ये ई ट्रॉन आपके लिए तो एक स्कैंडलस हो सकती है, मुबशर लुकमान के लिए भी नहीं होनी चाहिए, जिसके अपने पास ई ट्रॉन है, उसके पास तो यानी कि वो बाबर जैसे रिसोर्स नहीं होंगे। लेकिन यह है कि यानी कि अगर वो ख़रीद सकते हैं तो बाबर ने भी ख़रीद ली है। अब यह है कि बाबर इस पे कंटेस्ट करना उसके लिए मुश्किल क्यों है, क्या वो लीगल एक्शन क्यों नहीं ले सकता। तो उसका जवाब यह है कि जब इन लोगों के पास पैसे आते हैं तो ये पैसे छुपाते हैं। आपको पता है कि कभी राहत फ़तेह अली पर FBR वाले केस शुरू कर लेते हैं, कभी किसी और पर। अगले दिन मैं वो सुहेल वड़ाई साहब का एक दिन जियो के साथ देख रहा था, उसमें वो एक ख्वाजा सराथी महक, तो उसको पूछ रहे थे कि तेनों आई तू सब तो बड़ी वेल किने देती है, या एक शो के कितने पैसे लेती हो। तो वो बात करते हुए भी कहती थी कि यानी कि आप मुझे FBR वालों को मेरे पीछे ना लगा देना। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, इनको ये भी बड़ी फ़िक्र होती है। आपको याद होगा कि इमरान खान जो है उन्होंने भी एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई थी, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड। तो इन्होंने ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पता चले कि जो बाबर है उसकी भी कोई इस तरह की कोई ऑफशोर कंपनी है कि पैसे बारों बार ही चले जाते हैं। ये नहीं है कि उसने कोई उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मैच फिक्सिंग की हो। ये भी है कि जो इन राय से भी कमा रहा है, नहीं कि उस पर जब उसको टैक्स देना होता है तो बाज़ उधर से भी वो बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके अलावा
ये जो खिलाड़ी हमें बड़े आज़ाद नज़र आते हैं, इन पर नज़र भी बहुत ज़्यादा होती है कि जो पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट है या जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एंटी करप्शन यूनिट है वो इनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ये बल्कि पीसीबी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ये शामिल होता है कि आपकी सर्विलेंस हो सकती है, और जब इनकी सर्विलेंस होती है सिर्फ इनकी नहीं होती, इनके घर वालों की भी हो रही होती है। और जब इनके घर वालों की हो रही होती है, आप ज़रा इमेजिन करें कि आपको पता चले कि आपका फ़ोन टैप हो रहा है या आपको कोई बंदा किसी जगह पर देख रहा है और आपने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, आप ये कह ही नहीं सकते जी कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। वो आप पर नज़र रख सकते हैं जी कि हम सिर्फ इसलिए नज़र रख रहे हैं कि आपने करप्शन तो नहीं की कर रहे या किसी ऐसे लोगों के साथ तो नहीं मिल रहे। वो एक इससे हटकर बात हो सकती है, एक और हम बात कर सकते हैं जी कि वो फिर भी जो लोग पकड़े जाते हैं, चलें पकड़े जाने में तो लोगों का बड़े बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, वो कोई आपने और कई दरमियान में वाया मीडिया इन्वॉल्व करके कई लोगों को अपनी गेम दूर से डाल जाते हैं, वो तो हो ही जाता है। लेकिन बहुत इसको एक कम करने के लिए एक तरीके हरबे तो बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो एक ऑडी लेने के लिए अपना पूरा कैरियर तबाह नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन बाबर के लिए चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब चैलेंज करेगा अदालत में जाएगा तो मुबशर लुकमान कहेगा जी कि उसको कहें कि आपने सारे असासे डिक्लेयर करें, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास इतनी वर्थ है, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसकी वर्थ है। तो एन मुमकिन है कि उसके लिए उधर से चैलेंजेस हों, इस पर भी वो उसको कोई हो सकता है कि इस पर हेजिटेट फील करे। आज वो कह दे जी कि मैं लीगल केस करूँगा, नोटिस भेजूँगा, लेकिन बाद में जब इस पर कोई सवाल ना पूछे तो वो भी बात भूल जाएँ। तो ये है यानी कि मामला कि बाबर एक रैग टू रिच एग्जांपल है, लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा है कि क्रिकेट में लोग इस तरह से अमीर होते और इस सेलिब्रिटी स्टेटस में जाते हुए और फिर उनकी एक एक स्माइल जो है उसके पैसे लगते हैं, ये तो होता है। तो लिहाजा उस बंदे के लिए एक ऑडी ख़रीदना जो है ना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।